तुम ये अचानक रेडियो क्यों चला रही हो? आज जिस पुस्तक की हम समीक्षा करने वाले हैं उसे पढ़ने के बाद मन किया कि रेडियो में कुछ सुना जाए। बात तो तुम सही कह रही हो। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो पुराने दिन याद आ गए जब रेडियो मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। रेडियो पर समाचार, गाने और नाटक, कितने ही प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे बचपन की यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बात करते हैं सत्येंद्र शरद की पुस्तक रेडियो नाटक लेखन के बारे में। स्वागत है आप सभी का जश्न आज़ादी पॉडकास्ट के 19वें एपिसोड में। रेडियो नाटक साहित्य का नवीन और मौलिक रूप है जिसमें ध्वनि और शब्दों का नाटकीय सामंजस्य होता है। यह संवाद, ध्वनि प्रभाव, संगीत और मौन के सहयोग से श्रोताओं के मानस पटल पर स्पष्ट शब्द चित्र की सृष्टि करता है। सरल शब्दों में कहें तो रेडियो नाटक को सुनना एक ऐसा अनुभव होता है मानो आप बगल के कमरे में ही बैठ के किसी और के जीवन के संवादों को सुन रहे हो और सुनाई दे रहे शब्दों और ध्वनियों से आपके मस्तिष्क में बन रही छवियां एक वास्तविक अनुभव का रूप ले लेती हैं। पर यह अनुभव जितना ही मनोहर होता है, इसे लिखना और नाट्य रूप में इसका प्रस्तुतिकरण इतना आसान नहीं। रेडियो नाटक लिखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है क्योंकि लेखक को श्रोताओं को कहानी का एक स्पष्ट और रोमांचक अनुभव प्रदान करने के लिए संवाद और ध्वनि प्रभावों का उपयोग करना पड़ता है। और सत्येंद्र शरद ने रेडियो नाटक लेखन में इसी विषय पर विस्तार में बात की है। वे रेडियो नाटक लेखन के क्षेत्र में चिर परिचित नाम हैं। वे लिखते हैं कि एक अच्छा रेडियो नाटक लेखक पात्रों के चरित्र और मनोविज्ञान को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। लिखी गई कहानी एक रोमांचक और गतिशील तरीके से भी आगे बढ़नी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सत्येंद्र शरद कहते हैं वो है कि कानों के लिए लिखिए, आंखों के लिए नहीं। बिल्कुल। रेडियो नाटक का रोचक और उत्सुकता से भरपूर होना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि श्रोता रेडियो नाटक सुनने के लिए बाध्य नहीं है। यदि रेडियो नाटक पहले 2-3 मिनट में ही श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाता तो श्रोता रेडियो बंद करने या अन्य किसी फ्रीक्वेंसी पर कोई दूसरा कार्यक्रम सुनने के लिए स्वाधीन है। और इसीलिए लेखक का सुझाव है कि एक अच्छा रेडियो नाटक वो है जो प्रसारित होने के पहले दूसरे मिनट से ही श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले और नाटक की समाप्ति तक उस आकर्षण को जीवित रखे। रेडियो नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व ध्वनि प्रभावों का उपयोग है। ध्वनि प्रभावों का उपयोग कहानी में जगह, समय और भावना को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक पुलिस चेतावनी का ध्वनि प्रभाव एक तनावपूर्ण या खतरनाक स्थिति को बनाने में मदद कर सकता है। इसी तरह के अनेक बिंदुओं को लेखक ने अपनी पुस्तक के उपसंहार में भी शामिल किया है, जैसे कि संवाद छोटे रखिए, लंबे पेचीदा वाक्य मत रखिए जिन्हें बोलने में अभिनेताओं को और समझने में श्रोताओं को कठिनाई हो। जिस देश, काल और क्षेत्र की भाषा हो, संवाद उसके अनुरूप रखिए। वहाँ प्रचलित लोकोक्तियों, कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग कीजिए। और बहुत अधिक ध्वनि प्रभाव नाटक पर मत ला दिए। आवश्यक स्थलों पर ही ध्वनि प्रभाव प्रयुक्त कीजिए। रेडियो नाटक एक लोकप्रिय मनोरंजन विकल्प है क्योंकि वे लोगों को घर से बाहर जाने के बिना ही कहानी का अनुभव करने की अनुमति देता है। रेडियो नाटक लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों के बारे में जानने का भी अवसर प्रदान करता है। एक रेडियो नाटक संक्षिप्त अवधि में मानवीय सरोकार से जुड़े मुद्दों के प्रति श्रोताओं में सामाजिक चेतना भी जगाता है और इसीलिए रेडियो नाटक लेखन एक विशिष्ट कला है जिसे सत्येंद्र शरद ने इस पुस्तक में बखूबी समझाया है। और हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक रेडियो से जुड़े हर आम और खास व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। बिल्कुल। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई पुस्तक के साथ। तब तक जुड़े रहें किताबों से और इस पुस्तक पर अपने विचार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा करें। हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मौजूद हैं। प्रकाशन विभाग के बारे में अधिक जानने और हमारी किताबें खरीदने के लिए www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं। पर जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं रेडियो नाटक के एक छोटे से सैंपल के साथ।
नमस्ते हेडमास्टर साहब। आइए आइए आपटे जी, बैठिए। कब लौटे दिल्ली से? अरे कल ही लौटा हूँ। और सुनाइए, दिल्ली में कैसी गुजरी, कैसा रहा समारोह? जी बहुत अच्छा रहा। दूसरे प्रदेशों से भी राष्ट्रीय शिक्षक आए थे, लेकिन अलग अलग भाषा भाषी होने के कारण एक दूसरे से बात ही नहीं हो सकी। बस एक दूसरे का मौन अभिवादन जरूर कर लिया। ये खूब सुनाई आपने। समारोह में दर्शकों की बहुत भीड़ रही होगी आपटे जी। हमारा भी पहले यही ख्याल था, लेकिन वहां जाकर देखा गिनती के ही आदमी मौजूद थे और शायद वो सभी सम्मान समारोह कमेटी से संबंधित थे। लोगों को भला ऐसे कार्यक्रमों में कहाँ रस आता है। अजी छोड़िए लोगों को, आपको उपाधि तो मिल गई होगी ना? जी हाँ, उपाधि तो अवश्य मिल गई। वेरी गुड। और आने जाने का खर्चा भी मिल गया होगा? खर्चा अभी तो नहीं मिला, लेकिन आगे मिल सकेगा उसमें भी बहुत संदेह है। क्यों? अपनी बेवकूफी से। सुनते थे दिल्ली में सभी लोग गधापन करते हैं, मुझसे भी हो गया वही गधापन। उससे अब कैसे और कब मुक्ति मिलेगी यही देखना है। क्या हुआ? अरे गड़बड़ी से 2 वाउचरों पे दस्तखत करना भूल गया। लौटते हुए रेल के कंपार्टमेंट में एक अध्यापक ने याद दिलाया, लेकिन अब क्या हो सकता था, गाड़ी छूटने वाली थी और वो अध्यापक शहर के ही निवासी थे। तभी ऐसे वाउचरों आदि के बारे में काफी जागरूक थे और मैं ठहरा गांव का गंवई। खैर सरकारी पैसा है, शायद कभी मिल जाए, जीते जी मिल जाए तो गनीमत। फिलहाल तो जेब से टिकट खर्चा कर दिया है। वाउचर दस्तखत ना करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। पैसों के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। खैर जो हुआ सो हुआ, आइंदा सावधान रहिएगा। जी हाँ। अरे हाँ, याद आया, यहाँ की तहसील पंचायत आपके सम्मान का आयोजन करना चाहती है। वो लोग कई बार पूछ गए हैं कि आप दिल्ली से कब लौट रहे हैं। इधर हमारी स्कूल प्रबंधक सोसाइटी ने आपके सम्मान समारोह का आयोजन किया है। अध्यक्ष जी ने कहा है कि जैसे ही आप लौटे तुरंत ये समारोह कर दिया जाए। हेडमास्टर साहब, ये सब जरूरी है क्या? आपके लिए भले ही ना हो, उनके लिए ये जरूरी है। बाहर वाले आपका सम्मान करें और अपनी सोसाइटी, जिसके स्कूल में आप टीचर हैं, आपके गुणों का गौरव ना करे, ये कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय शिक्षक जी, हमें भी गुणों का सम्मान करना आता है। जी अच्छा।